जय हिंद सभी को। मैं इंस्पेक्टर चंदा आरपीएफ लखनऊ पैसेंजर सिक्योरिटी में कार्यरत हूं और आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया के बारे में अवेयरनेस और उस पर होने वाले क्राइम के संबंध में जानकारी। सोशल मीडिया, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हो गया है। सभी लोगों के हाथ में मोबाइल उपलब्ध है और इंटरनेट उपलब्ध है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया का यूसेज बहुत बड़े लेवल पर बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया सिनोनिमस है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के से आप समझ सकते हैं कि ये सोशल मीडिया ही कहलाता है एक तौर पर। सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उसमें जो जिन प्लेटफॉर्म्स पर हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे हैं, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हमारा इंडियन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है जिसे कू बोलते हैं। और अब हम थोड़ा सा पहले सोशल मीडिया को समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया एक्चुअली क्या है। जो भी हम वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जहां पर हम किसी को सिर्फ देखते हैं, उससे कन्वर्सेशन तो करते हैं, तो उसको हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। साइबर वर्ल्ड भी आज के टाइम में बहुत पॉपुलर एक टर्मिनोलॉजी है। साइबर का अर्थ होता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करके जो हम वर्चुअल वर्ल्ड में काम करते हैं उसको साइबर वर्ल्ड कहते हैं। साइबर वर्ल्ड में आप लोग जैसे हम एज्यूम करते हैं कि ये हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम जैसे बहुत सारे अच्छे बैड एलिमेंट्स भी रहते हैं और गुड एलिमेंट्स भी रहते हैं। दोनों सोर्सेज हर सोसाइटी में एक साथ डेवलप होते हैं, एक साथ ग्रूम होते हैं। इसी तरह जो हमारा साइबर वर्ल्ड डेवलप हुआ है उसमें भी हमारा बैड एलिमेंट्स और गुड एलिमेंट्स दोनों एक साथ रहते हैं। इसी वजह से जितनी हमारे ये सोशल मीडिया साइट्स हैं जिन पर हम सोशली अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं, ब्लॉग शेयर करते हैं, अपने सोशल मीडिया अगर हम एक तरह से डिफाइन करें तो हमारे जो ट्रेडिशनल मीडिया सोर्सेज हैं जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इनसे टोटली एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जो यूज़र होता है वही कंटेंट क्रिएटर होता है, वही डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इसको अगर हम समझना चाहें तो ये दो डिफरेंसेस इसमें ये हैं कि पहला तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ही कंटेंट क्रिएटर होते हैं, यूज़र ही कंटेंट क्रिएट करता है और वही उसको रीड करता है, दूसरों को शेयर करके उनके रिव्यूज़ सेम टाइम वो रिसीव करता है, कमेंट्स रिसीव करता है। और सोशल मीडिया में जो वायरल होने की टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से। तो जो थॉट्स अगर कहीं से फैलना शुरू होता है तो उसकी जो फैलने की टेंडेंसी होती है, वायरल होने की टेंडेंसी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा इलेक्शन टाइम जब स्टार्ट होता है तो उसके कुछ दिन पहले सोशल मीडिया साइट्स को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, ताकि जो कोई भी किसी की इमेज डिस्टॉर्शन का केस हो गया या फिर कुछ बैड, आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो भी लिमिटेड कर दिया जाता है कि आप एट ए टाइम इस तरह के मैसेजेस को मास लेवल पे एक साथ सर्कुलेट नहीं कर सकते। उनको लिमिटेड फॉर्म में उस पर एक चेकलिस्ट लगा दी जाती है कि इस तरह से इसका वायरल टेंडेंसी को ही वो रोकने का एक तरीका होता है। परंतु क्योंकि सभी इंटरलिंक्ड होते हैं तो हमारी जो लिमिटेशंस होती हैं इसको लिमिट करने की वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जबकि जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज होते थे, जो सोशल मीडिया के जो मीडिया के जो ट्रेडिशनल सोर्सेज होते थे जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता था, उसकी एडिटिंग, उसकी सारी चीज़ें पहले ही चेक हो जाती थी, देन पब्लिक के बीच पहुंचती थी। पर इस सोशल मीडिया में हम कंटेंट पहले क्रिएट कर लेते हैं। एक इंडिविजुअल जो यूज़र है वो सेल्फ कंटेंट क्रिएट करता है, अपने थॉट्स जो उसके पर्सनल विचार हैं जिसके संबंध में वो किसी को अवगत कराना चाहता है, उसके लिए उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो सेम टाइम पर अपना कंटेंट सोशल मीडिया साइट पर डालकर लोगों में बहुत वास्ट लेवल पे लोगों को पहुंचा देता है। और अगर आप बात करें सोशल मीडिया की तो कभी भी सोशल मीडिया का यूज़ करने से पहले उसके जितने फ़ायदे हैं उससे पहले आपको उसके नुकसान के बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी है। उसको यूज़ करने के दौरान लिए जाने वाले प्रिकॉशंस पे गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि
अगर आप किसी कंटेंट को क्रिएट करते हैं और आप लेटर स्टेज में फील करते हैं कि ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि डिजिटल जो प्रिंट क्रिएट होता है हमारा सोशल मीडिया में, उसको डिलीट करना मतलब वो वॉश आउट नहीं होता है कभी भी। वो डिजिटल प्रिंट हमेशा आपके पास, आपके उस सर्वर में हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं और उसको कभी भी आप ले सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं स्पेशल टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज के थ्रू। तो इस तरह से सोशल मीडिया जो है, जैसे इसमें कि आप फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पर इसके यूजेस इतने ज़्यादा हैं और इतने लोग अपने व्यूज़ ब्लॉग्स शेयर करते हैं, बट वो थोड़ा सा केयरफुली शेयर नहीं करते। जैसे कि आप फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, आप किसी भी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी फ्रेंड लिस्ट को आपने ओपन कर रखा है, उसे कोई भी देख रहा है, कोई भी ऐड कर रहा है, तो हमेशा जब भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो उसको प्रिकॉशन और उसके जो आप यूज़ करने में जो आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उस पर खास गौर करने की ज़रूरत है। जैसे कि जब आप फेसबुक का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि उसमें प्राइवेसी सेटिंग्स को ऑन करके रखें। जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है उसको कोई भी स्क्रीनशॉट या डाउनलोड ना कर सके, आपकी फ्रेंड लिस्ट को हर कोई वॉच ना कर सके। इसका जब आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं तो आप एक वल्नरेबल पॉइंट पर भी होते हैं। साथ ही साथ जितना आप पब्लिक के साथ जुड़ने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं, उतने ही आप बैड एलिमेंट से भी जुड़ने की अपॉर्चुनिटी आपकी ओपन हो जाती है। तो इस वजह से उन चीज़ों पर आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है। फेसबुक या इस तरह से व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पर आपको जो प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उनके बारे में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और उस पर आप एक बार जब एंटर करते हैं तो एंट्री होने के साथ साथ, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहती हूँ, जब आप किसी घर में प्रवेश करते हैं तो पहले उनके खिड़की और दरवाज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पर हम लोगों ने बहुत फास्ट स्पीड के साथ हमने अपने हाथ में मोबाइल ले लिया, इंटरनेट ले लिया और उसके साथ साथ हम साइबर वर्ल्ड में प्रवेश कर गए, सोशल मीडिया पे जुड़ गए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें इसको बंद कैसे करना है। एक रूम में जब आप कुछ काम करते हैं तो हमेशा आप कर्टेन पहले लगाते हैं। जब किसी घर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखते हैं कि हमारी विंडोज़ क्लोज हो, हमारे डोर का लॉक सिस्टम करेक्ट हो, हमारे विंडोज़ पे कर्टेन्स लगे होने चाहिए। तो उन चीज़ों पर हम घर में तो पहले ध्यान रखते हैं, लेकिन जब हम सोशल मीडिया में जाते हैं तब हम शायद इन चीज़ों को भूल जाते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, क्योंकि हमने नई नई टेक्नोलॉजी देखी है। आप अगर अज्यूम करेंगे तो लास्ट 2 डिकेड्स में ये चीज़ इतने रेवोल्यूशनरी चेंज के साथ आई है, इसे एक क्रांति के तौर पे लिया जा सकता है। क्योंकि अगर आप 2 डिकेड पहले जाते हैं तो हमारे पास ना तो मोबाइल इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी, ना ही इंटरनेट की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी, जिसकी वजह से लोग तब कैमरे से मोबाइल में कैमरे भी नहीं थे तब। और आज की डेट में आप देखेंगे कि एक मोबाइल, उसमें आपका यूट्यूब, जो कि मतलब एक टेलीविज़न से लेकर आपका इंटरनेट, जितने भी फिजिकल वर्क आप किया करते थे वो सब कुछ सिमट कर एक मोबाइल में आ गया है। इसका मेन श्रेय जाता है कि 2016 में जियो ने जो हमें फ्री इंटरनेट सर्विसेज चीप दामों में अवेलेबल करा दी, सस्ते स्मार्टफोन्स अवेलेबल करा दिए, जिसकी वजह से जो बहुत ही नीचे का तबका था, जो इन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता था, आज उसके पास भी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स की उपलब्धता पहुंच गई है। तो इस वजह से जो हमारे इंटरनेट का इस्तेमाल है वो बहुत बड़े लेवल पर होने लगा है और उसमें लोगों को जानकारी नहीं है कि इसमें हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है। बस वो घुस गए, उन्हें नहीं पता कि इसमें हमें कौन कौन देख रहा है, वो अनअवेयर हैं, वो स्क्रॉल कर रहे हैं। जब हम घर में कुछ काम करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमारे कमरे में प्राइवेसी होनी चाहिए, बट दे आर नॉट अवेयर कि हमें सोशल मीडिया पे भी प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है। दे कीप सेंडिंग देयर पिक्चर्स। अगर वो वेकेशंस पे गए हैं तो वेकेशंस के प्रोफाइल में पिक्चर्स डाल रहे हैं, वो कहीं पर कोई काम कर रहे हैं तो उसके भी अपलोडिंग कर रहे हैं। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी
कि ये मैं अपने ही बारे में एग्जांपल देती हूँ कि मैंने कुछ साल पहले 2-3 साल पहले अपने एक बहुत जो सबसे मेरा फर्स्ट सेकंड फ़ोन था, उस फ़ोन से मैंने अपने जो पिक्स खींचे थे वो गूगल से सिंक हो रखे थे, और वो पिक्स मुझे लगा कि फ़ोन चला गया, फ़ोन मेरा मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तो मेरा वो पिक्चर्स भी चले गए। बट आज जब मैंने नया फ़ोन लिया और उसमें जो है आप सभी को जानकारी होगी कि वो मेमोरीज रिवाइज करके गूगल फोटोज़ में देता रहता है। उसमें मेरे वो ओल्ड फोटोज़ जो कि कभी चले गए थे, मेरे हिसाब से वो गायब हो गए थे। मुझे लग रहा था कि दे आर नॉट सेफ। हम लोग क्या जनरली क्या करते हैं, किसी भी पोजीशन में पिक्स ले लेते हैं, कहीं पर भी हमें लगता है कि ये फोटो तो हमारे हैं। दिस इज नॉट कैमरा, आप समझिए इस बात को। ये कैमरा नहीं है जिसमें आपकी फोटो सिर्फ आप तक है, इसमें आपका जो फोटोज हैं वो सिंक हो रखे हैं गूगल से। आप जिस समय पे जिस स्टेज में फोटो भी ले रहे हैं, वो फोटोज आपके गूगल से सिंक होकर आपको लेटर स्टेज में 4 साल 5 साल बाद भी दिखा रहा है। इन सब चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप सोशल मीडिया और इस इंटरनेट के बारे में बात करें तो हम 3 तरह के जो हमारे जो जैसे हमारा जो धरती है उसकी कई लेयर्स हैं, कोर, मेंटल एंड सरफेस। इसी तरह से इस साइबर वर्ल्ड के भी 3 लेयर्स होते हैं। इसमें सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। सरफेस वेब में वो चीज़ें अवेलेबल हैं जिन्हें आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आपका विकिपीडिया हो गया, गूगल हो गया। इन पर आप सीधा कुछ भी सर्च करना होता है, आप विदाउट पासवर्ड, विदाउट यूज़र आईडी आप एक्सेस कर सकते हैं। बट यही चीज़ जब आप डीप वेब में जाते हैं तो आपको उसके लिए यूज़र आईडी, पासवर्ड, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट हो गया, उसको लॉगिन करने के लिए आपका ईमेल आईडी हो गया। इस तरह से जिन भी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड की रिक्वायरमेंट लगे, वो आपका डीप वेब के अंतर्गत आता है। और जो आपका डार्क वेब है, डार्क वेब में आप टॉर ब्राउज़र, स्पेशल ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सारे जितने भी डार्क वेब से ही आप समझ रहे होंगे, जिसमें भी डार्क वर्क होता हो, जैसे कि मतलब अंधेरा कायम रहे, आपने वर्ड सुना होगा कि जहाँ पर भी एक स्मगलिंग की दुनिया है, चाहे वो वेपन स्मगलिंग हुआ, ड्रग स्मगलिंग हुआ, इस तरह के जो भी गलत काम हैं, उन चीज़ों को अक्सर जो क्रिमिनल्स हैं, चाहे ISIS की आप बात करते हैं, वो भी इस डार्क वेब में अवेलेबल हैं। और वेपन्स की सप्लाई हो गई, ड्रग्स की सप्लाई हो गई, या फिर कोई टेररिस्ट अटैक करने की प्लानिंग हो गई, इनका पूरा एक गैंग, एक प्लेटफॉर्म है, इस पर वर्क करता है, जिसके लिए स्पेशल ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे टॉर ब्राउज़र कहते हैं। ऑनियन की, इसका जो आप सिंबल देखेंगे वो ऑनियन की शेप का होता है, क्योंकि ऑनियन में मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो मल्टीपल लेयर्स में मतलब इसमें आप जब कनेक्ट करते हैं तो मल्टीपल लेयर्स के थ्रू आप गुजरते हैं। इसमें जैसे कि ना तो इसमें आप रिसीवर का पता कर पाएंगे, ना ही आपका सेंडर का पता कर पाएंगे, क्योंकि सेंडर का रिसीवर तक मैसेज पहुंचने के बीच में बहुत सारे सर्वर के थ्रू होके गुजरता है, जिससे कि और इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से इसको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये एक्चुअली इसका सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। इस वजह से इसको बहुत ही सेफ एंड सिक्योर मेथड मानते हैं जो हमारे क्रिमिनल वर्ल्ड हैं, कि उन्हें कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता कहाँ से ये मैसेज स्टार्ट हुआ है। अब आप जैसे हम प्रॉक्सी सर्वर की 3 तरह के सर्वर जो जनरली हम यूज़ करते हैं, जो टॉर है वो दैट इज़ नॉट यूज बाय अ कॉमन मैन, वो बहुत ही एक्सपर्ट्स एंड जो अक्सर क्रिमिनल साइड के लोग होते हैं वही इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्रिमिनल माइंडेड पीपल जो होते हैं। और जो हमारा VPN सर्विस होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग सिक्योर नेटवर्किंग के लिए करते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा मैसेज मूव करता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। उसमें हम जब मैसेज करते हैं तो VPN सर्विस के पास, VPN सर्वर के पास जाता है, देन वो रिसीवर के पास पहुंचता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन होता है, जैसे कि हम बैठे हैं यहाँ पे, जब हम VPN सर्वर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो लोकेशन है, सपोज मैं यहाँ बैठकर कर रही हूँ, तो मेरा जो IP एड्रेस आएगा वो मैं लंदन का भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, US का भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, एंड मैं एनीवेयर ऑफ वर्ल्ड में अपनी लोकेशन को बता सकती हूँ। ये VPN के थ्रू किया जा सकता है। और इसमें जो हमारा मैसेज है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, बट इसमें एक ये है कि हमें VPN सर्विस हमेशा किसी ऑथेंटिक सोर्स से लेनी चाहिए, क्योंकि
अगर हम ऐसे ही फ्री सर्विसेज में, तो फ्री सर्विसेज से अगर लेते हैं तो उनकी ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वीपीएन में आप वीपीएन सर्वर से आईपी एड्रेस ले सकते हैं। तो अगर आपको किसी को ट्रैक करना है तो वो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर अगर चीप होगा, मतलब, तो उससे कोई आपका जो आईपी एड्रेस है लोकेट करवा सकता है। बट ऑथेंटिक सोर्स से लेंगे तो वीपीएन जो है वो आपका जो आईपी एड्रेस है वो सिक्योर होता है। आईपी एड्रेस लोकेट किए बिना आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। इसीलिए जो आप हमारा जो ई ऑफिस है हमारे रेलवेज में, ई ऑफिस हमेशा या तो रेलनेट पे चलता है या फिर उसे चलाने के लिए हमें वीपीएन सर्विस लेनी पड़ती है। ऐसा सिर्फ इसलिए है ताकि हम जो हमारी सिक्योरिटी, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारी एक्सेसिबिलिटी वो हमेशा सिक्योर रहे, गलत हाथों में ना जाए, बीच में कोई ईव्सड्रॉपिंग ना कर सके, बीच में कोई हमारा डाटा ब्रीच ना कर सके। उस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ही हम वीपीएन सर्विस के लिए इन्फोर्स करते हैं कि अगर किसी को रेलनेट पे ये काम नहीं करना है तो दे मस्ट हैव इन फैक्ट वीपीएन सर्विस। और एक होता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर में भी हमारी जो लोकेशन होती है वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है, परंतु उसमें जो हमारा मैसेज होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता, तो इस वजह से उसमें ब्रीच होने के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। अब इसी संबंध में अगर हम आगे बात करें तो हैकिंग, एक जो साइबर क्राइम है उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत सारे तरीकों से साइबर क्राइम कंडक्ट किया जाता है। उसमें से बहुत ही एक पॉपुलर मेथड है, वेल नोन मेथड है, जिसे कहते हैं हैकिंग। हैकिंग के बारे में आपने दो टर्म सुने होंगे, एथिकल हैकिंग एंड हैकिंग। एथिकल हैकिंग हम कहते हैं कि ये गुड हैकिंग है, बट विदाउट लीगल कंसेंट किया गया कोई भी हैकिंग, एथिकल हो या अनएथिकल हो, दोनों ही तरीके से पनिशेबल होता है। क्योंकि हम ये डिफाइन करने वाले लेवल पर नहीं है कि हम ये हैकिंग एथिकल पर्पस से कर रहे हैं या अनएथिकल पर्पस से कर रहे हैं। किसी की भी प्राइवेसी को ब्रीच करना इज अनएथिकल। इस वजह से हमें जब भी कभी लीगली किसी चीज़ को करना हो तो उसमें हमें लीगल परमिशन ले लेनी चाहिए, ताकि हम उसमें सिक्योर रहें, लीगली सिक्योर रहें। इस वजह से एथिकल हैकिंग अगर हम डिफाइन करें तो एथिकल हैकिंग होती है जैसे कि सपोज आपके पास कोई कंप्लेंट आई और उसमें आपको किसी के सिस्टम को कैच करना पड़ रहा है, तो दैट इज काइंड ऑफ एथिकल हैकिंग, जिसमें आपको लीगल कंसेंट मिला हुआ है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो सलामी अटैक भी होता है एक टाइप का। ये हम बता रहे हैं साइबर क्राइम के कुछ नॉमेनक्लेचर्स जिसके अंतर्गत जो साइबर क्राइम कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि अब आप बताएं सलामी अटैक, ये एक टाइप का अटैक होता है, फिनेंशियली ये ज़्यादा होता है। जैसे कि आपके अकाउंट में कुछ इस तरह से वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं कि बहुत ही वास्ट लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे छोटा छोटा अमाउंट हर किसी के, अगर आपके अकाउंट में से मंथली 5 रुपए डिडक्ट हो रहे हैं, आपको ध्यान नहीं होगा, आप सोचेंगे बैंक ने किसी छोटे से पर्पज से काट लिया होगा, पर अगर इस तरह से 1000 लोगों का 5 रुपए कट गया तो मतलब 5000 रुपीज़ का जो भी पर्सन ने इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसको 5000 रुपए, इस तरह से बड़े स्तर पे अगर आप सोचें लाखों कैंडिडेट्स हो गए, 5 लाख रुपए, करोड़ों पर ये हमें नॉलेज में कब आता है, जब इसका बहुत ही बड़ा स्तर पे जानकारी प्राप्त होती है हम लोगों को। इसी तरह से फिशिंग अटैक होता है। फिशिंग अटैक में क्या होता है कि फिशिंग अटैक में हम जैसे फिश पकड़ते हैं, उसी तरह से इसका नॉमेनक्लेचर भी किया गया है कि हम लालच दे रहे हैं कि हम एक ऑथेंटिक पर्सन है, किसी पर्सन को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम ऑथेंटिक हैं, और हम पर विश्वास करके वो जब हमें क्लिक करता है तब हम उसका फायदा उठाने लगते हैं और वो हमारी ट्रैप में फंस जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें कि कई सारी जो हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जो हमें बहुत ही जेन्युइन लगते हैं कि हाँ जी इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ बेनिफिट होगा, बट वो हम ट्रैप हो जाते हैं और उसके थ्रू फिर हम आगे हमारी जो हो सकता है हमारे सिस्टम में कोई मॉलवेयर एंटर कर जाए, हो सकता है हमारे सिस्टम में कोई इस तरह से वो हैक कर ले हमारे सिस्टम को, जिसकी वजह से फिर हमारे
मोबाइल का या हमारे कंप्यूटर सिस्टम का पूरा कंट्रोल उनके पास चला जाए। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे साइबर क्राइम के अटैक होते हैं। मैं इन्हें एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जैसे कि आपको कभी भी किसी के साथ कभी किसी का वीडियो कॉल आता है व्हाट्सएप पे, सपोज कोई वीडियो कॉल कर रहा है, तो आपको कभी भी अननोन नंबर्स के वीडियो कॉल रिसीव नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल हमने उठा लिया सपोज, तो सामने वाला पर्सन किस टाइप का है आपको नहीं पता कि उसका इंटेंशन क्या है आपको वीडियो कॉल करने का। उस दौर में क्या होगा आपके साथ कि जो पर्सन आपका वीडियो कॉल कर रहा है, हो सकता है वो वहां से इमीडिएट कुछ ऐसे न्यूड पिक्चर्स या फिर अपने आप को न्यूड करता हुआ वीडियो कॉल करके आपको वीडियो कॉल पे ले ले, एंड उस टाइम का वो रिकॉर्डिंग जो करेगा वो आपको बाद में एक्सटॉर्शन, जिसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं, सेक्सटॉर्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्राइम, जिसमें वो सेक्सटॉर्शन के माध्यम से आपसे जो वीडियोस आपके फैमिली मेंबर्स की लिस्ट उसके पास होगी। फर्स्ट स्टेप वो देगा कि फैमिली मेंबर्स को मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगा कि यू आर ऑन वीडियो कॉल विद समवन लाइक दिस पर्सन। तो वो आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, जिससे बचने के लिए आप वो जितनी मनी डिमांड करता है हर लेवल पे आप पे करते चले जाते हैं। और जनरली इन केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग जो रिपोर्टिंग करना भूल नहीं जाते, मतलब हम एम्बेरसमेंट के चलते, शेम के चलते, सोशल स्टिग्मा के चलते हम उस चीज को रिपोर्ट ही नहीं करते। हम सोचते हैं इतना पैसा मांग रहा है, वो बहुत छोटा अमाउंट मांगेगा, 2000 4000, उसको आपका लेवल पता होता है कि आपका स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो डिमांड करता है जितने की आप पे कर सकते हैं, और इस तरह से हम उसकी ट्रैप में आ जाते हैं। सो बी अवेयर, आपका एक क्लिक हो सकता है आपको कितने बड़े प्रॉब्लम में डाल दे, और उसका निपटारा करते करते हो सकता है आपका एक बहुत अच्छा टाइम जो आपकी लाइफ का है वो निकल जाए, बहुत अच्छे साल जो है आपको उस एक छोटे से क्लिक को निपटाने में बीत जाए। इस वजह से कभी भी वीडियो कॉल अटेंड करें अननोन पर्सन से तो आप कभी भी अटेंड ना करें वीडियो कॉल को। और मे भी हो सकता है आपसे वो बात करने में आपको कुछ पिक्स शेयर कर दे, या फिर आपको कुछ ऐसी इमेजेस शेयर करना शुरू करे। तो इन चीज़ों के लिए हमेशा केयरफुल रहें। हो सकता है कुछ अट्रैक्टिव, कई बार क्या होता है कि हमें जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप जानते हैं बहुत ही बड़ा क्राइम है, इसी तरह से वो कुछ एडल्ट्री के वीडियोस भेजे, तो बी केयरफुल, कभी भी इस तरह की चीज़ों पर ना विजिट करें, कभी भी इस तरह के लिंक्स को क्लिक ना करें। इन सब चीज़ों से आपकी सेफ्टी, आपके कैरियर, आपकी फैमिली को सुरक्षित रखता है, और थोड़ी सी आपकी लापरवाही या फिर कहें आपका भटकाव दिमाग का, आपकी थोड़ी सी लालच आपको बहुत बड़ी समस्या में डाल सकती है, और आपकी पूरी लाइफ को, आपकी पूरी डिपार्टमेंट की इमेज को स्पॉइल कर सकती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें बट केयरफुल होकर। अब इसी में सेक्सटॉर्शन एंड एक्सटॉर्शन दोनों ही तरीके इसमें शामिल होते हैं। और हमें कभी भी किसी से सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जब हम फ्रेंड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तब भी हमें बहुत केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैं इसमें एक केस स्टडी है जो मैं अभी किसी कोर्स में विजिट पे गई थी, कुछ इस केस स्टडी मैंने दूसरे डिपार्टमेंट के, क्राइम सेल के डिपार्टमेंट के लोगों से सुनी, समझी, तो मैं वो आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ जो कि आपके अवेयरनेस को बढ़ाएगा। जैसे कि एक केस मैं बताती हूँ कि उसमें क्या हुआ, एक महिला थी, उनके पति जो हैं वो कुछ टाइम पहले किसी कारण से नेचुरल डेथ उनकी हो गई, जिससे डिस्टर्ब होकर या कहिए दुखी होकर, अक्सर आजकल आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी करते हैं। जब हम कभी देखते हैं कि हम टेंशन में हैं, हमारे ऊपर किसी तरह का प्रेशर आ रहा है, तो हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचने या फिर उसके बारे में कुछ आगे स्टेप लेकर उसको सॉल्व करने की बजाय सोचने के हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और उस टाइम स्पेंड करने में हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारे 10 मिनट, 15 मिनट, घंटे, आधे घंटे बहुत आराम से बहुत ही कामली बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि तो ये सोशल मीडिया इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन है ना।
तो उसी 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 चीज़ का इस्तेमाल करते हुए वो लेडी अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, अपने टेंशन को रिलीज़ करने के लिए सोशल मीडिया पर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने लगी, जिस दौरान उसकी एक किसी जो एक्चुअली कहाँ था अभी भी नहीं जानकारी है, लेकिन उसने अपने आप को जो उसमें शो किया था वो किसी फॉरेन कंट्री में वो अपने आप को उसने प्रेजेंट किया उस प्लेटफॉर्म पर और उससे फ्रेंडशिप किया। देन आफ्टर स्पेंडिंग 3-4 मंथ्स देन उस पर्सन ने ऐसा मतलब इतने फ्रेंडली हो गए, वो लोग क्लोज हो गए कि उस पर्सन ने एक्चुअली वो पर्सन जो भी इस तरह के काम करते हैं दे हैव अ काइंड ऑफ स्किल इन सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग भी इसी का एक पार्ट है। वो बहुत छोटी चीज़ नहीं है, उसमें आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है। एक आदमी के पूरे प्रोफाइल को आप बहुत लंबे समय तक स्टडी करते हैं। अगर आप किसी के प्रोफाइल को स्टडी करने चाहते हैं, सोशल मीडिया एक इतना अच्छा मेथड है कि पहले जब हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते थे तब हमें किसी के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके घर विजिट करना पड़ता था कि इनका रहन सहन कैसा है। बट आज की डेट में अगर आपको किसी का रहन सहन जानना हो, किसी का स्टेटस जानना हो, किसी का लिविंग स्टैंडर्ड या उसके फैमिली मेम्बर्स, कितने सिबलिंग्स हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप अगर किसी का रेगुलर व्हाट्सएप स्टेटस भी देख रहे हैं ना, देन ऑल्सो यू कैन नो कि इनका क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या स्टेटस है और किस तरह के इनकी फैमिली एनवायरनमेंट है, किस तरह का इन लोगों का थॉट प्रोसेस है। तो उस चीज़ को सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। और जो इस तरह के क्राइम कमिट करते हैं वो अपना बहुत ज़्यादा समय सोशल इंजीनियरिंग में व्यतीत करते हैं और उस पर्सन की साइकोलॉजी और इमोशनल स्टेटस का वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम उसमें बहुत ईजीली ट्रैप हो जाते हैं। उसी तरीके से उस पर्सन ने भी उस महिला के साथ अपनी फ्रेंडशिप डेवलप की, उसकी साइकोलॉजी को समझ गया, उसकी वीकनेसेस को वो बहुत अच्छे से अंडरस्टूड कर चुका था। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लेटर जब उनकी फ्रेंडशिप बहुत ही रिलायबल स्टेट पे पहुंच गई, देन द पर्सन टोल्ड हर दैट कि मैंने तुम्हारे लिए एक डायमंड नेकलेस बुक किया है एंड आई एम सेंडिंग इट फ्रॉम दिस कंट्री। तो महिला जो है डेफिनेटली डायमंड नेकलेस आ रहा है, क्रोर्स का होगा, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। बट क्या हुआ जब कुछ टाइम के बाद कि वो हमारी कस्टम ड्यूटी पे ना होने की वजह से फंस गया है। नाउ आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको रिलीज कराने के लिए। तो उनके हस्बैंड के जाने के बाद जैसे हमारे डिपार्टमेंट से कुछ अमाउंट मिलता है अक्सर, जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उस तरह से उस महिला को भी करीब 25-30 लाख रुपए अपने डिपार्टमेंट की हस्बैंड के डिपार्टमेंट की तरफ से मिले हुए थे। तो हर अकाउंट वॉज कम्प्लीटली फुल। तो उस कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए उन्होंने यहाँ से अमाउंट जिस अकाउंट नंबर पर वो बोलते गए और वो भेजती चली गई, क्योंकि उनका करोड़ रुपीस का डायमंड नेकलेस फंसा हुआ था। बट एट द एंड जब वो करीब 26 लाख रुपीस पे कर चुकी, देन शी रियलाइज कि वो तो किसी क्राइम में ट्रैप हो गई है, किसी तरह से वो फंस गई हैं। तब उन्होंने बिहार पुलिस क्राइम सेल में रिपोर्ट किया। पर आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है इसको ट्रेस बैक करना। इसकी बैक ट्रेसिंग एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी। जो नॉर्मल हमें फिजिकल वर्ल्ड में बैक ट्रेसिंग इंक्वायरी होती है वो आसान है, क्योंकि हमें पता है कि ये लाइन कहाँ से जा रही है। बट सोशल वर्ल्ड इस वर्चुअल नेटवर्क पर हमें ये पता लगाना कि इसकी बैक ट्रेसिंग कहाँ से की जाए, वो पर्सन VPN का यूज़ कर रहा है या फिर वो किस तरह के नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ कर रहा है, फेक आइडेंटिटी डेवलप कर रखी है, और इंटरनेशनल लॉज हमारे बैरियर बन जाते हैं क्योंकि वो हमारी कंट्री का नहीं है। तो इस तरह के बैरियर्स की वजह से इन चीज़ों का फाइनल स्टेज तक कंक्लूजन निकाल पाना या फिर पर्सन को ट्रेस बैक करके उस पर कुछ तरह से उसको पनिश कर पाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इसमें आपको जो आपको सेफ रखेगा वो आपकी प्रिकॉशन ही है।
आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, तभी आप इस साइबर वर्ल्ड में सिक्योर एंड सेफ रहेंगे। क्योंकि क्राइम में फंसने के बाद आपको बचा पाना, ये तो फिर डिपेंड करेगा कि किस तरह से, कितना, उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में यू कैन से कि हाँ जी मिल जाएगा, क्योंकि लोकेशन पता होती है, आपको पता होता है ये फलाना पर्सन था, आपको उसका फेस फीचर स्केच बनवाते हैं, वेरियस मेथड्स हैं जिनसे आप उसको ट्रेस बैक कर सकते हैं। पर वर्चुअल वर्ल्ड में आप जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं, वो आपको दिखा कोई पिक्चर रहा है और हो सकता है वो आपका नेबर ही हो, बट वो किसी VPN इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके उसने अपने आप को US लंदन कहाँ का शो कर रखा है आपको, यू डोंट नो। इस पे जैसे जो मैं VPN सर्विस की बात कर रही हूँ, इस पे मैं एक और केस स्टडी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये केस स्टडीज जो है ये हमारी अवेयरनेस को बढ़ाती हैं। जो हम अगर जनरल टर्म में मैं आपको बोलूँगी डूज एंड डोंट्स, ये मत करो, ये करो, तो आपके शायद माइंड में इतना इम्पैक्ट उस चीज़ का नहीं पड़ेगा। पर जो केस स्टडीज़ हैं ये हमें एक स्टोरी की तरह याद हो जाती हैं, और हमें फ्यूचर में जब भी हम उस तरह का कोई काम करने जा रहे होते हैं तो हमें एक अवेयरनेस देती हैं कि हमें इस स्टेज में आगे नहीं बढ़ना। जैसे जो अभी मैंने एग्जांपल शेयर किया, मुझे अब इससे उम्मीद है कि आप लोग कभी भी किसी अननोन पर्सन से, जिसे आप फिजिकली नहीं जानते होंगे, फिजिकली उससे कभी कम्युनिकेशन नहीं किया होगा, उससे फ्रेंडशिप तो बिल्कुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं जो आप जिससे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो किसी आपके फिजिकल वर्ल्ड में नोन पर्सन की फेक आइडेंटिटी को चोरी कर कर तो नहीं बनाई गई है। हो सकता है आपको लगे अरे ये तो मेरा फ्रेंड है, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर भी वही लग रखी है, प्रोफाइल फोटो भी वही है, सारे जो उसके डाटा हैं वो भी सेम फिल कर रखे हैं। ऑलवेज इंश्योर कि वो पर्सन जो है वही है, उससे चाहे आप कॉल पे बात कर लें कि हैव यू सेंड मी द मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट ओवर दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नॉट। इस सब चीज़ों को कंफर्म करने के बाद ही आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, क्योंकि आजकल हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक आइडेंटिटी भी डेवलप करने का एक फेक आइडेंटिटी को भी यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग, अब कुछ DSPs भी होते हैं, बड़े रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग क्या करेंगे कि अपना जैसे किसी भी सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने अपना प्रोफाइल बनाया, तो जनरली व्हाट दे डू कि अपना प्रोफाइल पिक्चर में यूनिफॉर्म पिक डाल देते हैं विद अपने रैंक, पोस्टिंग, एवरीथिंग दे मेंशन ओवर इट। उससे क्या होता है, जो उनको स्टडी कर रहा है, जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है बैड एलिमेंट हमारी सोसाइटी का, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स, उनके रैंक, बिकॉज ही नोज दैट द पर्सन, अगर ये पर्सन इस रैंक का है तो इसके प्रोफाइल के लोग ही इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट में जुड़े होंगे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो आपके स्टेटस को, आपकी सोसाइटी को जज कर लेता है, और उससे फ़ायदा एक्सट्रैक्ट करने, फ़ायदा उठाने के लिए वो उन जो आपकी फ्रेंड लिस्ट होती हैं, उस फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग होते हैं उनसे भी वो रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू कर देता है। और ये एक एक्सटॉर्शन तो नहीं कहेंगे, बट एक फ्रॉड का बहुत अच्छा तरीका है, जिसमें कि जैसे कि कोई पर्सन हुआ, उसकी आइडेंटिटी को चोरी कर लिया और उसी की तरह सिमिलर आइडेंटिटी क्रिएट करके प्रोफाइल डेवलप कर ली, और जितने उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स थे उनको उस आइडेंटिटी से अगेन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उनसे भी उसने अपना कम्युनिकेशन डेवलप कर लिया। दे कीप सोशल इंजीनियरिंग में, दे कीप रीडिंग योर एवरी पोस्ट, एवरी लाइक्स, एवरी डिसलाइक्स ऑन योर पोस्ट। आप पोस्ट कर रहे हैं, कौन उस पर फर्स्ट लाइक दे रहा है, कौन आपसे लगातार जुड़ा हुआ है, जो आपको कमेंट करता है। इससे बहुत आसानी से जाना जा सकता है कि कौन आपका बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेशनशिप में आ रहा है आपके साथ में। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो उनसे भी रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है। तो लेटर इट्स नॉट अ 1 day 2 day टास्क, ये 6-7 सालों का काम होता है उनका। इस सोशल इंजीनियरिंग में वो पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दे आर प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन दिस फील्ड। तो वो उस जब आपकी पूरी नेटवर्किंग से, पूरे आपके नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, देन दे स्टार्ट सपोज, फिर वो सिंगल डे जब वो पूरा फेथ डेवलप कर लेते हैं, पूरा आपका ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं आपकी फैमिली रिलेटिव्स के साथ में, देन दे यूज वन टाइम, तब वो एक सिंगल क्लिक में, सपोज उन्होंने लिख दिया कि मैं इस समय में इस बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ
और मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे हेल्प चाहिए, वॉटेवर, इस तरह से लिख के जो भी उनके इंटीमेट फ्रेंड्स होंगे वो एक्चुअली उससे अफेक्शनेट हो जाएंगे, उससे उन्हें सिंपैथी डेवलप हो जाएगी। और सेम टाइम वो जो अकाउंट नंबर शेयर करेगा, बहुत लोग बिना कंफर्म किए जल्दबाजी में, क्योंकि दे आर इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, वो उनके माइंड में पिक्चर उस पर्सन की है जिससे वो एक्चुअली फ्रेंड है, बट उन्हें नहीं पता कि वर्चुअल वर्ल्ड में उस पर्सन की आइडेंटिटी से कोई बैड एलिमेंट खड़ा हो रखा है। एक बुरा व्यक्ति ने आपके दोस्त की आइडेंटिटी को चुरा कर उसको उसको स्पूफिंग करके उसको खड़ा हो रखा है वहां पर आपके सामने, और वो उसका फायदा उठाकर उसके नाम पर आपसे पैसा ले रहा है। इस चीज की उनको जानकारी नहीं हो पाती और वो हेल्प करने के लिए फटाफट से जो भी ज्यादा एक्टिव होते हैं हेल्प करने के नेचर में, वो फटाफट विदाउट क्रॉस चेक किए फटाफट मनी सेंड कर देते हैं। तो इस वजह से जब भी इस तरह की चीज़ें हों तो हमें उस पर्सन से एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या एक्चुअली वो समस्या में है, क्योंकि उसको वो सोशल मीडिया की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सोशल मीडिया पर सोसाइटी से हेल्प मांग रहा है। एक आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड चला है, व्हाट्सएप पे भी ऐसा ही देखते होंगे आप, डिपार्टमेंटली भी कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर हमारा कोई फ्रेंड या बैचमेट ये हुआ कि मतलब उसको वो किसी समस्या में है, तो कोई सिंगल पर्सन ये एक मैसेज आने लगता है कि उसको हेल्प पहुंचाइए, हेल्प पहुंचाइए, अकाउंट नंबर दे दिया जाता है। बट क्या कभी किसी ने वेरीफाई किया कि जो हम पैसे सेंड कर रहे हैं वो एक्चुअली उस नीडी पर्सन के पास पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के पास तो नहीं पहुंच रहे हैं। सो ये चीज़ें क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस संबंध में हम जो है हमारे विभिन्न देशों में इन साइबर क्राइम को या डिफरेंट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन की गई है, जिसका रेफरेंस देकर हम अपने CRPC के 91 सेक्शन के अंतर्गत जो है एक रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, एक लेटर सेंड कर सकते हैं, जिस पर हम अगर हमें कोई इस तरह का क्राइम डिटेक्ट होता है तो उस पर इंफॉर्मेशन, IP एड्रेस एंड IP लॉग्स और वेरियस डिटेल्स, या फिर उस डाटा को प्रिजर्व करने के लिए, उस डाटा को सेफ रखने के लिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस हम यूट्यूब, इन सब यूट्यूब, डिफरेंट सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब को हम लेटर सेंड कर सकते हैं, जिस पर ये हमें हेल्प प्रोवाइड करेंगे उस क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए। और इसमें जैसे कि एक इस तरह का केस, अगर मैं एक केस स्टडी और शेयर करूं तो उसमें जैसे कि एक पर्सन था जिसमें एक लेडी, VPN सर्विस के बारे में जो मैं डिस्कस कर रही थी, एक लेडी थी जिसने किसी के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, और लेटर स्टेज में क्या हुआ, कुछ समय की फ्रेंडशिप के बाद वो बहुत ही एब्यूजिव कंटेंट शेयर करने लगा जो उसका मेल पार्टनर था, मेल पार्टनर इन द सेंस सोशल मीडिया पर जो मेल पार्टनर था, और उस पर्सन ने लगातार वो कंटेंट्स जो है वो एब्यूजिव कंटेंट वो लड़की को अनॉयड फील कराने लगे। देन द लेडी जो है अप्रोच टू पुलिस, और वहाँ पर जाकर जब उसने क्राइम के बारे में रिपोर्ट किया, कंप्लेन दर्ज कराई, तो जब उस पुलिस डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते हुए उसको डिटेक्ट करने की कोशिश की, देन दे केम टू नो कि जो पर्सन है वो VPN सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन को ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। ये सोशल इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहूँगी कि उस समय पे उस पर्सन ने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए उसको जो है अप्रोच किया था, और लेटर स्टेज में जब उन्होंने देखा कि ये VPN सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने उस लड़की से कहा, पुलिस डिपार्टमेंट ने, कि आप इसको कंटिन्यू रखिए रिलेशनशिप को, एंड देन एट लेटर स्टेज उन्होंने उसके सिस्टम को ट्रैक करना शुरू कर दिया। और इस तरह से लगातार 2-3 महीने पास ऑन होने के बाद उन्होंने टाइमिंग को शिफ्ट करना शुरू किया जब वो लड़की कांटेक्ट करेगी उनको, और इस तरह से कई बार वो रात का टाइम में शिफ्ट हो गई। देन एट लेटर स्टेज वो
डे टाइम मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग टाइम में शिफ्ट हुई। इस तरह से एक समय ऐसा है जब वो उसने उसे कांटेक्ट करते वक्त वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करना भूल गया और देन द पर्सन जो है उसने उसे ट्रैक किया कि ओके ये तो जिस टाइम वो वीपीएन सर्विस उसके नहीं इस्तेमाल किया उस टाइम पे उसका आईपी एड्रेस लोकेट हो गया एंड देन उस पर्सन को कैच करने में हम डिपार्टमेंट जो है पुलिस डिपार्टमेंट सक्सेसफुल रहा। अब इस संबंध में हम इसके आगे अगर हम शेयर करें तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए हमारे डिपार्टमेंट आरपीएफ में भी डायरेक्टिव 54 जारी किया गया था 2019 में, जिसमें बहुत ही एलेबोरेटेड फॉर्म में ये चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम सोशल मीडिया से अपने आप को कट किए बिना सोशल मीडिया में जुड़कर भी हम अपने ऑफिशियल एंड पर्सनल डिग्निटी को मेंटेन करते हुए अपनी सोशल मीडिया कनेक्टिविटी को जारी रख सकते हैं। उसमें प्रोफेशनल वे में सोशल मीडिया के इस्तेमाल और पर्सनल लेवल पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कई सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि हमें जैसे कि हम कहीं पर वाइटल हमारी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके हमें पिक्चर्स नहीं लेने हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपने मोबाइल में, जो मैंने आपसे थोड़ा टाइम पहले शेयर किया था कि हम जब भी कहीं पर फोटोज़ या कुछ बनाते हैं वीडियोस वगैरह, वो हमारे गूगल से सिंक होने की वजह से उसमें बैकअप स्टोरेज में सेव हो जाते हैं और वो एक तरह से हम सोच रहे हैं डाटा हमारे पास है बट वो शेयर हो रहा है गूगल के उस पर। तो जब भी कहीं वाइटल इंस्टॉलेशंस की आप रिकॉर्डिंग करें या फिर फ़ोटो खींचें तो पहली बात तो खींचना नहीं है, और अगर खींचना है तो उन चीज़ों को कंपलसरी भी होने से उन्हें कैमरे का इस्तेमाल से खींचना है। उन चीज़ों से बिल्कुल नहीं खींचना है जो सोशल नेटवर्किंग साइट से कनेक्टेड हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं है कि आपका सिस्टम कब हैक हो जाएगा और उसके थ्रू वो टोटली डाटा जो आपका ब्रीच होने के चांसेस रहते हैं। आपने एक टर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें क्या होता है जितनी भी चीज़ें होती हैं इंटरनेट से कनेक्टेड वो सिंक होती हैं। तो इंटरनेट से कनेक्टेड, जैसे कि आज आप एग्जांपल लेंगे कि आज हमारे टेलीविज़न में भी यूट्यूब और इन सब को चलाने की फैसिलिटी होती है, तो हम क्या करते हैं कि अपना मोबाइल, टेलीविज़न सब कुछ सिंक कर देते हैं। तो अगर हमारा एक भी जो इंस्ट्रूमेंट है, एक भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारा अगर कोई हैक कर लेता है, देन ऑल आवर इंफॉर्मेशन गेट हैक्ड और हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे डाटा आसानी से ब्रीच हो सकते हैं। इस वजह से हमें इसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने वेरियस डिवाइसेस को सिंक कर रहे हैं तो हमारे पासवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने का मतलब है कि आप उन्हें इतना थोड़ा सा टफ बनाएं कि उन्हें इजीली से डिटेक्ट ना किया जा सके। उसमें आप न्यूमेरिक्स डालें, उसमें कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, सिंबल्स, इन सब का मिक्सचर बनाएं। जब भी आप कहीं डालते होंगे तो आप देखते होंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिखाता है, वीक पासवर्ड दिखाता है। वीक पासवर्ड मीन्स होता है जिसमें आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका सिबलिंग, आपके चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ। तो जो लोग इस फील्ड में एक्टिव हैं वो इजीली इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं। और इस वजह से हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें और जिन जिन चीज़ों को हम सिंक कर रहे हैं उन चीज़ों में बहुत केयर के साथ उनको इस्तेमाल करना है। और जैसे कि बच्चों को आजकल सोशल एडिक्शन लग जा रहा है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर वो गेम खेलते खेलते कई बार कई सारे पॉपअप्स आते हैं जिन पर वो क्लिक कर देते हैं और आपको नहीं पता चलता आपका मोबाइल वल्नरेबल कंडीशन में है। अब क्योंकि बच्चा है, उसे नहीं पता कि ये क्या पॉपअप होकर आया है, वो उसको विद इंटरेस्ट क्लिक कर देता है और उससे क्या होता है कि आपका सिस्टम हैक हो जाता है। तो हमेशा बच्चों को देने से पहले अवेयर रहें कि ये चीज़ जो हम दे रहे हैं इसमें कोई सेंसिटिव डाटा नहीं है, और बच्चों को हमेशा अपने सामने या फिर अपने लिविंग रूम में रखकर ही उनको सोशल मीडिया पर विजिट करने दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किससे जुड़ जाएंगे वहाँ पर। जैसे कि एक केस था जिसमें कि एक बच्ची थी और उनके पेरेंट्स ऑफिस टाइमिंग्स में अपने ऑफिस में रहते थे। उस बच्ची को किसी पड़ोसी ने ही फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी एंड देन ही गॉट फ्रेंडली विद हर,
और लेटर स्टेज में वो धीरे धीरे उसको गिफ्ट सेंड करने लगा और फिर कनेक्टिविटी इतना बढ़ाया, फिर देन ही सेंड सम ड्रेस टू हर और दैट टाइम द पर्सन वाज ऑन वीडियो कॉल। और उस समय जब बच्ची ने ड्रेस चेंज किया तो उस पर्सन ने वो सारी रिकॉर्डिंग कर ली। देन ही स्टार्टेड सेक्सटॉर्शन विद हर और देन उनके पेरेंट्स को पता चला कि इस तरह से उनकी बच्ची ट्रैप हो गई है और इस तरह के किसी क्राइम का शिकार हो गई है। इस तरह से कभी भी कोई घटना हो तो आप उसको छुपाने की कोशिश ना करें। इन केसेस में अक्सर जब भी इस तरह के केसेस होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने व्हाट्सएप को बंद कर देंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर जो उनके अकाउंट चल रहे हैं उनको उनसे विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। तो कभी भी इस डिजिटल वर्ल्ड में आप अपना अकाउंट क्लोज करके वहां से गायब नहीं हो सकते हैं। आपकी आंखें बंद हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को देखना बंद कर दिए पर दुनिया ने आपको देखना बंद कर दिया, ये बिल्कुल नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू पुलिस। साइबर क्राइम पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है, जिस पर आप जाइए और अपनी क्राइम उसमें वेरियस कैटेगरीज ऑफ क्राइम है और स्पेशली चाइल्ड एंड जो महिलाओं से संबंधित क्राइम के लिए अलग एक कैटेगरी है, उस पर अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए या फिर 1930 नंबर पर कॉल करके जो भी आपका साइबर क्राइम से रिलेटेड कंप्लेन है उसको दर्ज कराइए ताकि उस पर एक्शन हो सके और उस चीज़ के विक्टिम बनने से और लोग बच सकें। डायरेक्टिव 54 का अगर हम जिक्र करें तो उसमें हमें कई सारे और भी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि हमको यूनिफॉर्म और अपने वेपन्स के साथ अपनी पोस्टिंग लोकेशंस को, इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पे शो नहीं करना है। जैसे आप किसी सेंसिटिव प्लेस पे पोस्टिंग है, जनरली लोग उस प्लेस की पिक्चर्स, वर्किंग प्लेस की पिक्चर अपने स्टेटस में डालते रहते हैं, वेपन्स के साथ पिक्स अपलोड करते रहते हैं। तो आपको नहीं पता कि हमारा एक साइबर, अगर हमारे फिजिकल वर्ल्ड में टेररिज्म है तो साइबर वर्ल्ड में भी टेररिस्ट हैं, टेररिज्म है। तो आप अपनी आइडेंटिटी को इतना ही लीक करिए जिससे कि आप अपने आप को बचाओ और सुरक्षित रख सकें। आप अपनी पूरी आइडेंटिटी अपनी सपोज आप कश्मीर में पोस्टेड हैं, दैट इज़ नोन वेरी सेंसिटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो आप वहाँ पर पोस्टेड हैं एंड यू कीप पोस्टिंग योर पिक्चर्स विद योर यूनिफॉर्म, योर वर्किंग स्टाइल, योर वेपन्स। तो आप जो तो आपके वेल विशर्स हैं उनके वो तो देखकर बहुत अच्छा लगेगा, बट आपने सोशल मीडिया पे डाला है कि बी अवेयर अबाउट इट, कि उसको देखने वाले सिर्फ गुड एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, आपके बारे में आपकी प्रोफाइल को कोई बैड एलिमेंट भी रीड कर रहा है और वो उसको किस तरह से अपनी आइडेंटिटी को आप हिडन रखने की बजाय उसका शो ऑफ कर रहे हैं, जो कि आपको किसी प्रॉब्लम ट्रबल में डाल सकता है। सो प्लीज़ उन गाइडलाइंस को थॉरली पढ़िए और उस पर अमल करते हुए अपने जो डेकोरम है, हमारे डिसिप्लिन है फोर्स की, उसको सिर्फ हमें फिजिकली ही मेंटेन नहीं रखना होता, हमें अपने फिजिकल अपीयरेंस में ही नहीं मेंटेन करना होता। सोशल मीडिया भी एक वर्ल्ड है, साइबर वर्ल्ड है, वहाँ पर भी हमें उस डिसिप्लिन को शो करने की ज़रूरत है। अगर सिंपल फॉर्म में हम बताएं तो उस डिसिप्लिन को हमें अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दर्शाने की ज़रूरत है और अपनी आइडेंटिटी को हमें हमेशा जितना ज़्यादा नीड बेसिस पे ही हमें अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। नीड टू नो, नीड टू शेयर। हमेशा किसी चीज़ को शेयर करने के पहले सोच लीजिए कि क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इससे किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है, क्या ये इस चीज़ से पब्लिक को कोई बेनिफिट होने वाला है, कहीं आपको इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। उसके लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोचकर तभी आप एक्ट करिए, क्योंकि आप अपनी जो सीक्रेसी होती है वो अपने फ्रेंड्स, फिजिकल वर्ल्ड में अवेलेबल फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं करते और सोशल मीडिया पर शेयर करके आप पूरे वर्ल्ड को ये बता रहे हैं कि हम ये हैं, हम ऐसे हैं और हम ऐसे रहते हैं। सो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उस डायरेक्टिव के जो मेन पॉइंट्स हैं, कई बार हम अपनी डिसिप्लिन का ध्यान न रखकर कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें लोग यूनिफॉर्म में ऐसे एक्ट्स कर रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म की डिग्निटी को ख़राब करता है।
तो इस तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। हमारी एक SOP सोशल मीडिया के लिए भी जारी हुई है RPF में, जिसमें हमारे RPF के गुड वर्क को पब्लिसिटी देने के लिए सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि हम सोशल मीडिया आज के टाइम में जो अगर हम एक डाटा का इवैल्यूएशन करें तो 2 hours 40 मिनट्स अराउंड लोग अपना सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर स्पेंड करते हैं ऑन एन एवरेज। और इस डाटा को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी पब्लिक में इमेज को ग्रूम करना चाहते हैं, RPF को पब्लिसिटी देना चाहते हैं, RPF की वर्किंग को हम रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें और अपनी प्रोफाइल को अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें। जैसे कि आज के टाइम में आप जानते होंगे उस SOP के अंतर्गत जोनल, डिविजनल एंड पोस्ट लेवल पर जो है नॉमिनेटेड ऑफिसर्स प्रॉपरली ऑफिशियली रख दिए गए हैं और सोशल साइट्स डेवलप की गई हैं, ऑफिशियल सोशल साइट्स, जिन पर कि हमारे डेली बेसिस पर होने वाली वर्किंग गुड वर्क्स को पोस्ट किया जाता है। उस पर इंश्योर किया जाता है कि हमारे जो मैक्सिमम लोगों में इसकी पब्लिसिटी हो, लोगों को अवेयरनेस हो कि RPF डेली बेसिस पे क्या काम कर रही है। गुड वर्क्स को स्पेशल ध्यान लेकर पहले हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो कि सिर्फ 1-2 के बीच में रह जाता था, जैसे जिसके साथ हमने हेल्प किया सिर्फ वो पर्सन जान रहा है और हम जान रहे हैं कि हमने इसको हेल्प किया। बट आज के टाइम में सोशल मीडिया की वजह से अगर हमने कोई हेल्प किसी को पहुंचाई है अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, हमने अपनी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके हमने किसी को कोई असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, तो उस चीज़ को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके उसकी पब्लिसिटी को बढ़ाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह के लोगों को अवेयरनेस होती है कि हाँ जी, RPF भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस तरह से हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। और 139 हेल्पलाइन नंबर पर रेल मदद के माध्यम से लगातार लोगों को टाइम से ऑन टाइम सुरक्षा प्रदान की जाती है, ऑन टाइम सहायता प्रदान की जाती है। और जितनी ज़्यादा असिस्टेंस होती है, जैसे हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, उन सभी की पब्लिसिटी हम सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करके उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के बीच। जैसे हमारे YouTube है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, एक हमारा कू है, इन सब का हम बहुत अच्छे तरीके से रेलवे में RPF में इस्तेमाल करके अपनी आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपनी डिसिप्लिन को अच्छी तरह से मेंटेन करें, क्योंकि हमें अपने डिपार्टमेंट के रेपुटेशन को हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हम एक पर्सन हम जो भी मूव कर रहे हैं आज सोशल मीडिया के युग में, हमारा एक भी मूवमेंट हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सीसीटीवी कैमरे के नज़र में होते हैं, कभी लोगों के कैमरे के नज़र में होते हैं, कभी हमारा कोई वीडियो बना रहा होता है। तो आज के समय में हमारा पोस्चर, एक मिनट का पोस्चर जब हम इस यूनिफॉर्म को धारण कर लेते हैं, तो एक सेकंड हम किस तरह से मूव कर रहे हैं वो हमारे पूरे डिपार्टमेंट की इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट की छवि का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम ट्रेन में मूव कर रहे हैं, स्कॉटिंग में मूव कर रहे हैं, लिथार्जिक मैनर में मूव कर रहे हैं, ढीले बैठे हुए हैं, ये सब कोई कैप्चर करके हमारे वीडियोस में बना के हमारी इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सिर्फ हमारी इमेज डिस्ट्रॉय नहीं होती, जिस तरह से हम अपने गुड वर्क्स की पब्लिसिटी इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में पहुंचा रहे हैं, उसी तरह से हमारी एक सिंगल मिस्टेक हमारी पूरी इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकती है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, क्योंकि यहाँ पर वायरल होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इन चीज़ों पर रोक लगाना, लिमिट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। साइबर पोर्टल है, मैं इस पे साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए दोबारा से एक बार बताना चाहूँगी कि हमारी साइबर क्राइम पोर्टल है जिस पर आप किसी भी तरह के क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं, और 1930 है जिस पर आप टेलीफोनिक
टेलीफोनिकली अपनी कंप्लेन एनी टाइम दर्ज करा सकते हैं साइबर क्राइम के, अगर आप गिरफ्त में किसी तरह से आते हैं तो। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एक एडिक्शन भी आजकल लोगों में डेवलप होता जा रहा है, जैसे कि हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो कि इसके लिए हमको एनकरेज करते हैं। जैसे कि हम 10 मिनट्स स्पेंड करते हैं तो हमारे डोपामाइन हार्मोन जो है वो हमको प्लेजर लेने के लिए एनकरेज करता है, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स कितना बिता रहे हैं। तो इस एडिक्शन का शिकार सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे तो हैं ही, हम एडल्ट्स भी इसके शिकार हैं। और कई बार क्या होता है कि हम ड्यूटी पॉइंट पर होते हैं और जस्ट एक वीडियो रील हमने स्क्रॉल करना शुरू किया और हमारा ध्यान जो है पूरा ड्यूटी से हटकर केंद्रित हो गया उस वीडियोस पर, और हम कंटिन्यू स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारे आसपास कुछ मूवमेंट हो रहा है, वी आर अनअवेयर अबाउट इट कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम वीडियोस में कंसंट्रेट हो जाते हैं और वो जो हार्मोन्स हैं हमको इस तरह से प्लेजर देना शुरू करते हैं कि हम उसमें खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमने कितना टाइम स्पेंड कर दिया। अगर 2 आवर्स का बीट पर ड्यूटी लगा है तो हम उसी में गुम हो गए हैं और उस पर स्क्रॉल कर करके वीडियोस देखते जा रहे हैं। इस तरह से वो सिस्टम बना होता है कि आपकी इंटरेस्ट के वीडियोस उस पर लगातार आते चले जाते हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें बना रहता है, जिसकी वजह से आप ड्यूटी पर भी रहते हुए ड्यूटी पर प्रेजेंट नहीं हो रहते हैं। इसलिए हमारे फोर्स पर्सनल को इस एडिक्शन से बचने की बहुत ज़रूरत है। उनको इस बात के लिए अपने आप को बार बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कि हमें इस तरह से किसी एडिक्शन में नहीं फंसना है। इस तरह से हमको अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को बनाए रखना है, और जिस ड्यूटी के लिए हम तैनात हैं उस ड्यूटी की तरफ हमें पूरा फोकस रहने की आवश्यकता है। उसमें 1 सेकंड 2 सेकंड का भी हमारी जो लापरवाही है वो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए हमें उन सब चीज़ों से अवेयर होकर हमें इन सोशल मीडिया और इन साइट्स का इस्तेमाल नीड के बेसिस पे करना चाहिए, मतलब कितनी आवश्यकता है हमको, उससे ज़्यादा इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने फ्री टाइम में इस्तेमाल करिए एंटरटेनमेंट के लिए, बट एडिक्ट कभी मत होइए। उसके लिए आपको मेडिटेशन आदि का सहारा लेना चाहिए, बट ड्यूटी पॉइंट्स पे जितना हो सके अपने मोबाइल को पॉकेट में रखने की कोशिश करिए। सिर्फ टेलीफोन कॉल्स, अगर कोई मैसेज आ सकता है तो उसको देखिए, बट उससे ज़्यादा उसमें एटलीस्ट एट ड्यूटी पॉइंट्स आप ना फंसें। अपने घर पर बच्चों को भी टाइम की लिमिटेशंस का ध्यान रखें, कितने टाइम उनको सोशल मीडिया पर स्पेंड करना है या फिर फ़ोन को अटेंड करना है, उस चीज़ को भी लिमिट करिए, क्योंकि दे आर आवर फ्यूचर। वो कहीं गलत उसमें ना फंस जाएं, कहीं किसी गलत चीज़ का शिकार ना हो जाएं। जैसे आपने देखा होगा ब्लू व्हेल एक गेम आया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया था, कहीं वो इस तरह की चीज़ों में तो नहीं फंस गए हैं। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और हमें अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है इस चीज़ पर। मैं अब इस उम्मीद के साथ अपने इस डिलिब्रेशन को यहीं पर एंड करती हूँ कि आप सभी लोग जिन्होंने मुझे सुना है वो एक सोशल मीडिया के प्रॉस एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए अपने जो हमारे रेलवे के RPF का डायरेक्टिव निकाला गया, डायरेक्टिव 54, उसको अच्छे से एनालाइज करके, अच्छे से स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, और सोशल मीडिया और हमारे जितने भी साइबर प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अपने आप को उनका सेफ यूज़ करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और RPF की छवि को अच्छे तौर पर प्रस्तुत करेंगे पब्लिक के बीच में। जय हिंद।